26 नवंबर 2008 की रात मुंबई अपनी सामान्य रफ्तार में जी रही थी। सड़कों पर ट्रैफिक बह रहा था, रेस्टोरेंट्स और कैफे भरे हुए थे और समुंदर किनारे की ठंडी हवा शहर को एक शांत एहसास दे रही थी। लोग अपने रोजमर्रा के कामों से लौट रहे थे, कुछ डिनर का आनंद ले रहे थे तो कुछ दोस्तों और परिवार के साथ वक्त बिता रहे थे। शहर की यही पहचान थी, कभी न रुकने वाली ऊर्जा। लेकिन कुछ ही पलों में इतिहास की एक भयानक घटना घटने वाली थी, जो न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे देश को झकझोर देगी। अरेबियन सी के किनारे खड़ा ताजमहल पैलेस होटल रोशनी में नहाया हुआ था। उसकी ऐतिहासिक वास्तुकला और भव्यता हर आने जाने वाले का ध्यान खींच रही थी। अंदर लॉबी में हल्की संगीत धुनें गूंज रही थी, डिनर टेबल्स भरी थी, मेहमान बातचीत में मशगूल थे और लाइव म्यूजिक माहौल को सुकून भरा बना रहा था। स्टाफ प्रोफेशनल अंदाज में हर गेस्ट को अटेंड कर रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये सामान्य दिखती रात अचानक दहशत में बदल जाएगी। लेकिन इस तबाही की स्क्रिप्ट 26 तारीख की रात नहीं, बल्कि उससे काफी पहले लिखी जा चुकी थी। हमलों की साजिश सीमा पार रची गई थी। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने अपने 10 फिदाई आतंकवादियों को कड़े प्रशिक्षण के बाद मुंबई भेजा था। जांच में बाद में खुलासा हुआ कि ये हमलावर कराची से एक पाकिस्तानी बोट अल हुसैनी के जरिए निकले थे। समुद्र के बीच में उन्होंने भारतीय फिशिंग ट्रॉलर कुबेर को हाईजैक किया। उन्होंने क्रूरता की हदें पार करते हुए ट्रॉलर के कैप्टन अमर सिंह सोलंकी की हत्या कर दी और जीपीएस की मदद से मुंबई के करीब पहुंचे। शहर के तट पर पहुंचने के लिए उन्होंने कुबेर को छोड़ दिया और इन्फ्लेटेबल स्पीड बोट्स का इस्तेमाल किया। वे कोलाबा के मछुआरा कॉलोनी बधवार पार्क के पास उतरे। स्थानीय मछुआरों ने उन्हें देखा भी था और पुलिस को सूचित करने की कोशिश भी की थी, लेकिन सिस्टम के कम्युनिकेशन गैप और इसे तस्करों की सामान्य गतिविधि समझने की भूल ने उन्हें शहर में प्रवेश करने का मौका दे दिया। उनका लक्ष्य सिर्फ हत्या करना नहीं था, बल्कि भारत की आर्थिक राजधानी के उन आइकॉनिक लैंडमार्क्स को निशाना बनाना था जो देश की शान थे। रात के करीब 9:30 बज चुके थे। सबसे पहले गोलियों की गूंज कोलाबा के मशहूर लियोपोल्ड कैफे में सुनाई दी। वहां विदेशी पर्यटकों की भीड़ थी। 2 हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लोग अपनी ड्रिंक्स छोड़कर जान बचाने के लिए मेजों के नीचे घुसने लगे। ठीक उसी समय शहर के दूसरे हिस्से में एक और भयानक मंजर शुरू हो चुका था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो मुंबई की लाइफलाइन है, वहां 2 आतंकी अजमल कसाब और इस्माइल खान दाखिल हुए। उन्होंने स्टेशन के हॉल में हैंड ग्रेनेड्स फेंके और AK-47 से यात्रियों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। स्टेशन का अनाउंसमेंट सिस्टम, जो यात्रियों को ट्रेन की जानकारी देता था, अब लोगों को भागने की चेतावनी दे रहा था। लेकिन गोलियों की आवाज के आगे सब कुछ धुंधला था। रात लगभग 9:30 बजे के आसपास मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में इमरजेंसी कॉल्स की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। अलग अलग इलाकों से गोलीबारी, धमाकों और अफरा तफरी की खबरें आने लगी। शुरुआत में पुलिस को लगा कि ये कोई गैंग वॉर है, लेकिन कॉल्स का पैटर्न इतना असामान्य और व्यापक था कि वरिष्ठ अधिकारियों को समझने में देर नहीं लगी कि ये एक कोऑर्डिनेटेड टेरर अटैक है। पुलिस की प्रतिक्रिया तत्काल थी, लेकिन संसाधन सीमित थे। ट्रैफिक पुलिस और लोकल स्टेशन के सिपाहियों के पास उस समय केवल लाठियां या पुरानी राइफल्स थीं, जबकि सामने हाईटेक हथियारों से लैस प्रशिक्षित आतंकवादी थे। इसके बावजूद पुलिस पीछे नहीं हटी। CST स्टेशन पर रेलवे पुलिस और लोकल पुलिस ने अपनी जान की परवाह किए बिना हमलावरों को चुनौती दी। इसी दौरान ताज होटल और ओबेरॉय क्राइडेंट होटल के साथ साथ नरीमन हाउस से भी हमलों की खबरें आने लगीं। ताज होटल में हमलावर मुख्य द्वार से नहीं, बल्कि अलग अलग रास्तों से दाखिल हुए। अंदर आते ही उन्होंने ग्रेनेड फेंके और फायरिंग शुरू कर दी। लॉबी, जो कुछ मिनट पहले तक शांत थी, अब चीखों से गूंज रही थी। कांच के टुकड़े हर जगह बिखरे थे और बारूद की गंध हवा में घुल गई थी। फ्रंट डेस्क ने तुरंत इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिवेट किया। स्टाफ ने अपनी जान जोखिम में डालकर मेहमानों को किचन, बेसमेंट और क्लब्स में छिपाना शुरू किया। मीडिया कवरेज भी इस दौरान एक बड़ा फैक्टर बन गया था। न्यूज चैनल्स ने 24/7 लाइव कवरेज शुरू कर दिया। कैमरा क्रू होटल के बाहर तैनात थे और ऑपरेशन की लाइव फुटेज दिखा रहे थे। ये अनजाने में आतंकवादियों के लिए मददगार साबित हुआ।
पाकिस्तान में बैठे उनके हैंडलर्स टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे और फोन के जरिए होटल के अंदर मौजूद आतंकवादियों को सुरक्षा बलों की लोकेशन और मूवमेंट्स की जानकारी दे रहे थे। ये बाद में सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ा सबक बना। स्थिति बेकाबू होती देख मुंबई पुलिस के शीर्ष अधिकारी सड़कों पर उतर आए। एंटी टेररिज्म स्क्वाड की चीफ हेमंत करकरे, एसीपी अशोक कामटे और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालस्कर कामा हॉस्पिटल के पास मोर्चे पर थे। आतंकियों ने हॉस्पिटल को निशाना बनाने की कोशिश की थी। एक अंधेरी गली में पुलिस की गाड़ी और आतंकवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। दुर्भाग्य से इस मुठभेड़ में मुंबई पुलिस ने अपने इन 3 जाबाज और वरिष्ठ अधिकारियों को खो दिया। ये पुलिस फोर्स के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन इससे उनका मनोबल टूटने के बजाय और मजबूत हुआ। उधर सीएसटी से निकलकर कसाब और इस्माइल ने एक पुलिस वैन हाईजैक की और गिरगाम चौपाटी की तरफ बढ़े। वहां नाकाबंदी पर तैनात एएसआई तुकाराम ओमले ने अदम्य साहस का परिचय दिया। कसाब की गोलियां लगने के बावजूद उन्होंने उसे जकड़ लिया और अपनी आखिरी सांस तक उसे छोड़ा नहीं। उनकी इस कुर्बानी की वजह से ही कसाब को जिंदा पकड़ा जा सका, जो बाद में इस पूरी साजिश का पर्दाफाश करने में सबसे बड़ा सबूत बना। ये पूरी दुनिया के लिए एक सबूत था कि पाकिस्तान की धरती से ये हमला प्रायोजित था। होटल्स के अंदर स्थिति होस्टेज क्राइसिस में बदल चुकी थी। लोकल पुलिस ने बाहरी घेराबंदी कर ली थी, लेकिन होटल के जटिल स्ट्रक्चर और अंदर छिपे नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए विशेष बलों की जरूरत थी। मरीन कमांडो यूनिट मार्कोस को सबसे पहले तैनात किया गया। उन्होंने ताज और ट्राइडेंट में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन आतंकियों ने ऊंचे स्थानों पर पोजीशन ले रखी थी और वे ग्रेनेड से हमला कर रहे थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने एनएसजी को दिल्ली से एयरलिफ्ट करने का आदेश दिया। हालांकि उस समय प्रक्रिया में कुछ देरी हुई, जिससे कमांडोज को मुंबई पहुंचने में वक्त लगा। जब तक एनएसजी की ब्लैक कैट कमांडोज मुंबई पहुंचे, तब तक शहर जल रहा था। एनएसजी ने आते ही ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो लॉन्च किया। उनका प्राथमिक लक्ष्य था आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करना और बंधकों को सुरक्षित बचाना। ताज होटल, ओबेरॉय और नरीमन हाउस तीनों जगह एक साथ ऑपरेशन चलाना एक बड़ी चुनौती थी। नरीमन हाउस में आतंकियों ने यहूदी रब्बी और उनकी पत्नी को बंधक बना रखा था। वहां एनएसजी कमांडोज ने हेलीकॉप्टर से छत पर उतरने का साहसिक फैसला लिया। ये दृश्य पूरी दुनिया ने टीवी पर देखा। ताज होटल में मेजर संदीप उन्नीकृष्णन अपनी टीम को लीड कर रहे थे। एक साथी कमांडो को बचाने और आतंकियों को घेरने के दौरान वे शहीद हो गए। उनके आखिरी शब्द, ऊपर मत आना, मैं उन्हें देख लूंगा, आज भी भारतीय सेना की साहस की मिसाल है। होटल के अंदर एनएसजी कमांडोज ने फ्लोर बाय फ्लोर और रूम बाय रूम सर्च ऑपरेशन चलाया। धुएं और अंधेरे के बीच ये ऑपरेशन बेहद रिस्की था। आतंकी बार बार अपनी जगह बदल रहे थे और आग लगा रहे थे। फायर ब्रिगेड के जवान भी अपनी जान पर खेलकर आग बुझाने और सीढ़ियों से लोगों को उतारने में लगे थे। ताज के गुंबद से निकलता काला धुआं शहर की बेबसी और गुस्से का प्रतीक बन गया था। आम जनता का रिएक्शन भी देखने लायक था। शुरू में डर था, लेकिन जल्द ही ये डर गुस्से और एकजुटता में बदल गया। अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें लग गईं। लोग घायलों के लिए रक्तदान करने पहुंचे। टैक्सी चालकों ने मुफ्त में पीड़ितों और उनके परिजनों को अस्पताल पहुंचाया। होटल के पास रहने वाले लोगों ने पुलिस और मीडिया कर्मियों के लिए खाना और पानी का इंतजाम किया। ये मुंबई की स्पिरिट का असली चेहरा था। हालांकि लोगों में राजनेताओं के प्रति भारी गुस्सा भी था। गेटवे ऑफ इंडिया पर हजारों लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर सुरक्षा में हुई चूक के खिलाफ प्रदर्शन किया। नारे लगे और जिम्मेदारी की मांग की गई। राजनीतिक गलियारों में भी हड़कंप मच गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राष्ट्र को संबोधित किया और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया कि भारत अपनी धरती पर ऐसे हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को पूरी छूट दी। इस हमले के बाद राजनीतिक दबाव इतना बढ़ा कि तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। विपक्ष और जनता दोनों ही सरकार से कड़े सवाल पूछ रहे थे। जांच एजेंसियां, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच, एटीएस और बाद में एनआईए ने मिलकर कसाब से पूछताछ शुरू की। कसाब ने कबूल किया कि वो पाकिस्तान के फरीदकोट का रहने वाला है और लश्कर तैयबा ने उसे जिहाद के नाम पर ट्रेनिंग दी थी। उसने अपने आकाओं ज़की उर रहमान लखवी और हाफिज सईद के नाम उगले। उसके बयानों, जीपीएस डेटा, सैटेलाइट फोन के रिकॉर्ड्स और इंटरसेप्ट की गई बातचीत ने पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। भारत ने डॉजियर के रूप में ये सबूत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और पाकिस्तान को सौंपे।
लगभग 60 घंटे चले इस खूनी खेल का अंत 29 नवंबर की सुबह हुआ, जब आखिरी आतंकवादी को ताज होटल में ढेर कर दिया गया। लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। 166 बेगुनाह लोग मारे गए और 300 से ज्यादा घायल हुए। मरने वालों में कई देशों के नागरिक थे। कानूनी प्रक्रिया लंबी चली। कसाब को निष्पक्ष ट्रायल का मौका दिया गया, जो भारतीय लोकतंत्र की मजबूती को दर्शाता है। विशेष अदालत में गवाहों, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसे दोषी करार दिया गया और अंत में 2012 में उसे फांसी दे दी गई। इस हमले के बाद भारत के सुरक्षा ढांचे को पूरी तरह बदल दिया गया। तटीय सुरक्षा को मजबूत किया गया, रडार नेटवर्क का विस्तार किया गया और एनएसजी के हब्स अब सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद जैसे शहरों में भी स्थापित किए गए, ताकि रिस्पॉन्स टाइम कम किया जा सके। पुलिस को आधुनिक हथियार और ट्रेनिंग दी गई। फोर्स 1 जैसी विशेष पुलिस यूनिट्स का गठन किया गया। ताजमहल पैलेस होटल का पुनर्निर्माण सिर्फ ईंट पत्थरों का काम नहीं था, बल्कि ये एक जज्बा था। रतन टाटा ने खुद वहां खड़े होकर कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया। जब होटल दोबारा खुला तो उसने दुनिया को संदेश दिया कि आप हमें चोट पहुंचा सकते हैं लेकिन तोड़ नहीं सकते। होटल के अंदर बना मेमोरियल आज भी उन स्टाफ मेंबर्स और मेहमानों की याद दिलाता है। 26/11 की वो रात सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक घाव है, लेकिन साथ ही ये एक सबक भी है। ये कहानी है तुकाराम ओमले के बलिदान की, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के शौर्य की, हेमंत करकरे के नेतृत्व की और उस आम मुंबईकर की जो गिरने के बाद फिर उठ खड़ा हुआ। ये हमें याद दिलाता है कि जब दुश्मन नफरत से हमला करता है तो देश साहस और एकजुटता से जवाब देता है। हम उन शहीदों को कभी नहीं भूलेंगे।